बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। शामी साहब, नैब एक बार फिर से ख़बरों में है। वजह यह है कि नैब की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इजहार बरहमी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट से ही सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद पर नोटिस लिया गया है और इंदिया दिया गया है कि यूट्यूब जैसी एप्लीकेशंस पर पाबंदी लग सकती है। ये दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम प्रोग्राम में आगे जाकर तफसील से अपना चाह रहा हूँ। कुलभूषण यादव से, भारतीय जासूस, इसकी अपील से मुतालिक जो सरकार का ऑर्डिनेंस है वो पेश किया गया, जिस पर ईवान में आज गर्मा गर्मी हुई है। दफ्तर खारजा का भी एक मौक़िफ़ आया है। अपोजिशन रहनुमाओं ने भी आज ईवान में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ख़ासी तुंदोतेज़ तकारीर की। जवाब में शेरी मज़ारी साहिबा और बाद में हमने देखा कि मुराद सईद साहब ने भी जवाब दिया है। तो ये ऑर्डिनेंस है क्या, इसका मकसद क्या था, आलमी अदालत इंसाफ क्या कहती है, पाकिस्तान किस तरह से उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बना रहा है, अपोजिशन का स्टैंस क्या है, इस सब पर बात करेंगे इस पहले मौजू में। देखिए, सबसे पहले ये कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुलभूषण यादव के मामले पर क्या गुफ्तगू की। ये वजीर आजम आया था और कहता रहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। जितने NRO वजीर आजम इमरान खान ने दिया है पाकिस्तान की तारीख में, किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने NRO नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट NRO है, जो कुलभूषण यादव के लिए NRO है, इस हाउस को एतमाद में नहीं लिया गया, इस हाउस के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया गया। अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको NRO दे दें। जी सर, जहांगीर तरीन को भी NRO मिला है, BRT मंसूबा को भी NRO मिला है, मालम जब्बा पे भी NRO है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी NRO है, चीनी चोरी पे NRO, आटा चोरी पे NRO, तेल की चोरी पे NRO। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका हुकूमत का नैब का गठजोड़ पे फैसला सुना दिया है। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें जो हुकूमत का भी एहतसाब करे। माहिर बराए बैनुल अक़वामी उमूर जनाब अहमद बिलाल सूफ़ी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, साथ ही रहिएगा। मैं ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ नाजरीन को कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस मौजू पर क्या कहा आज ईवान में। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी। हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है, कश्मीर मक्तल बना हुआ है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है, कौन जो है सजदा। तो हुकूमती बेंचेस से जवाब भी आया, अपोजिशन की इस तनकीद का जवाब दिया शेरी मज़ारी साहिबा ने। पॉलिसी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम केस ही ना जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करते ICJ के। जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी डिसीजन आ गई, तो फिर आपको उनकी डिसीजन पे अमल करना होगा। तो जब ये खड़े होके कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हाँ, पूछे कौन था यार मोदी का? क्यों आप गए थे ICJ में उस वक्त? क्यों आप? नाउ वी आर स्टक विद एन ICJ डिसीजन। हम फंस गए एक ICJ की डिसीजन में, क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस कर रहे हैं, अपनी गलती तो तस्लीम करें। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क पे डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। क्यों ये केस लड़े ICJ में? हमारा वी शुड नेवर हैव गॉन, और गड़बड़ सारी वहां से शुरू हुई। तो जब अकाउंटेबिलिटी होनी है, पहले इनकी करें अकाउंटेबिलिटी। शामी साहब, अहमद बिलाल सूफ़ी साहब भी ज्वाइन कर रखा है हमें। मैं चाह रहा हूँ ज़रा पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ
कि ये जो अपोजिशन की तनकीद थी और जो मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा का जवाब था, ये काफ़ी था या बिलावल की इस बात में वज़न है कि जी ये ऑर्डिनेंस आपने पेश किया, एतमाद मिल लिया ना आवाम को ना ईवान को? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इमरान खान इन मेकिंग हैं। अच्छा, ये बड़ी आम स्टेटमेंट। इमरान खान साहब ने जी मुखालफत की थी नवाज शरीफ गवर्नमेंट की और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट की, जिस बेपनाह तरीके से, उसी तरीके से अब बिलावल जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के मुकाबिल खड़े हो रहे हैं। सही। और उनका लहजा बहुत तल्ख है, बिल्कुल तुंद है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो तो कुछ भीगी भीगी सी शर्माई सी है, दबी दबी सी। और अगर रुकी मामला ऐसा रहा, थमी दबी दबी सी जी, हाँ कुछ। अच्छा, अगर तो बिलावल जो हैं जी वो अपोजिशन को लीड करेंगे बिल आखिर जी जी, क्योंकि वो मर्जाए खलाइक होते चले जाएंगे। सही। तो आज उन्होंने ये अपोजिशन का फिर हक अदा किया है। लेकिन देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो खारजा पॉलिसी के मामलात हैं उन पर मेरी मुअद्दबाना गुजारिश तो ये होगी कि उस पे पॉलिटिक्स ना हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और मैं नहीं समझता आईसीजे में जब इंडिया गया है, अगर हम कहते कि हम इस जुरिस्डिक्शन को तस्लीम नहीं करते तो हम कैसे इनकार कर सकते थे? यकतरफा तौर पर कोई वहां से फैसला आ जाता, पाकिस्तान के लिए मुश्किल होती, तो वहां तो पाकिस्तान को अपना मुकदमा लड़ना था और इंडिया की जो प्ली थी वो कबूल नहीं हुई। इंडिया तो कह रहा था कि यादव जो है उसको रिहाई का हुक्म जारी किया जाए। जी। उसको रिहाई का परवाना वहां से नहीं मिल सका, सिर्फ काउंसलर एक्सेस की बात हुई, वो मिली, और राइट जो है अपील का वो मिली, उसकी बात हुई, क्योंकि एक फौजी अदालत ने उसे सजा दी थी और एक अदालती फोरम पर उसको अपील का हक देना जो था ये उसका तकाजा हो गया। तो मेरे ख्याल अगर वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन के जोमा को बुला लेते, उनके लीडर्स को बुला लेते, मुशावरत कर लेते, उनको एतमाद में ले लेते, तो फिर शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। आपको याद होगा हमारे बिलावल भुट्टो मुजफ्फराबाद जाके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगाया करते थे कि मोदी का जो यार है जी गद्दार है, गद्दार है। और अब उन्होंने कम बेश ऐसे ही नारे जो है बुलंद किए हैं। अगर अपोजिशन और हुकूमत इस बात का एहसास करते और अब भी कर लें तो खारजा पॉलिसी पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है, मैं जरा शामिल कर लूं। बड़ी अहम बात है आपने। अब अहमर बलाल सूफी साहब से पूछते हैं जी कि क्या ये कोई हमारी मजबूरी थी? हाँ। और अगर हम उसको राइट अपील ना देते अपील का तो फिर उसके नतीजे में क्या हो सकता था? जी सूफी साहब, ये शामी साहब ने बड़ी अहम सवाल उठाया है, एड्रेस कीजिएगा इसे। जी, बात यह है कि ये हमारे ऊपर, क्योंकि हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के सिग्नेटरी हैं, हमने उसको रेटिफाई किया हुआ है। सही। और आईसीजे का जो आइन है वो उसका नेक्स्चर है, तो इसलिए ये आईसीजे की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन हम पर लाजिम है। और ये जजमेंट में पाकिस्तान को स्पेसिफिकली कहा गया है कि वो सारे प्रोसेस को रिव्यू करे, और रिव्यू करते हुए उनको अगर पाकिस्तान ने राइट दिया है स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बनाकर, तो ये उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क है। बिकॉज उसके पैराग्राफ 146 में और कोर्ट ने ये कहा है कि इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन जो है वो एनेक्टिंग अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन के तवस्सुत से दी जा सकती है अगर कोई और चीज अमर माने ना हो। तो पाकिस्तान ने ये मुनासिब समझा, रियासत पाकिस्तान ने ये मुनासिब समझा कि हम एक कानून साजी करते हैं ऑर्डिनेंस की थ्रू, जिसमें ये हम विंडोज और ओपनिंग्स देते हैं रिव्यू फाइल करने की यादें को भी और इंडिया को भी, ताकि अगर वो इस इशू को चैलेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जो हमारा जनरल लॉ ऑफ द लैंड है
उसके नीचे भी प्रोविजन मौजूद हैं, जिसमें सेक्शन 83 सिविल प्रोसीजर कोड का, सेक्शन 84 सिविल प्रोसीजर कोड का एनेबल करते हैं कि फॉरेन रियासत भी पिटिशनर बन सकती है और फॉरेन एलियन यानी एनिमी एलियन भी पिटिशनर फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत बन सकता है। तो मैं समझता हूं कि ऑर्डिनेंस की हद तक तो ये एक फोरम देना हमारी एक ऑब्लिगेशन है ताकि हम इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकें। चलें, ये तो बात होगी ना जो ऑपोजिशन ने इस पर एतराज किया, उसकी रोशनी में आपने जवाब दिया। दूसरा नुकता इसमें बड़ा अहम है जो शहरी मजारी साहब उठा रही थी। शामी साहब, मैं शहरी मजारी साहबा का सवाल जरा उठा लूं कि वो कहती है कि ये मुसीबत इन पुरानी गवर्नमेंट ने डाली, हमें ICJ में केस लड़ना ही नहीं चाहिए था। क्या ये मुमकिन था? देखिए, इस पर मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन इशू ये था कि हमने, मेरा ख्याल है, ये सवाल उठाया भी था एडमिसिबिलिटी का, लेकिन कोर्ट ने ये बात नहीं मानी और केस फिर आगे चला है। अब केस तो इंक्लूड हो गया है, उसके बाद उसकी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है। इस स्टेज पर जिस तरह मेरा ख्याल है आप शामी साहब ने कहा कि एक हमें इश्यूज डिवाइड कर लेने चाहिए। कुछ इश्यूज हैं जो स्टेट स्पेसिफिक है, कुछ हैं जो रेजिम स्पेसिफिक है, यानी वो कानूनी मामला जिसका ताल्लुक रेजिम और उस वक्त की हुकूमत से है, और कुछ कानूनी मामला जिनका ताल्लुक रियासत से है और स्टेट से है और जो पर्सनल है। कोई भी रेजिम चेंज हो वो मामला से रहेंगे। ये जो जजमेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, चूंकि वो रियासत पाकिस्तान पर है, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान पे नहीं है, लिहाजा इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे दोनों साइड मिलकर जो है वो मेरा ख्याल है उनको देखना चाहिए कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि पाकिस्तान को मजीद कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। शामी साहब। सूफी साहब, एक ये जो ऑर्डिनेंस है उसने एक रास्ता तो बना दिया, लेकिन ना तो यादेव जो है वो अपील करने पर तैयार है और ना इंडिया की तरफ से कोई ऐसी कोशिश हुई है, और वो चाहते हैं कि वकील उनका अपना हो, पाकिस्तानी ना हो। तो अब तो हुकूमत गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो कह रही है कि आप एक ऐसा वकील मुकर्रर कर दें जी सरकार जो कि अपील कर सके। तो क्या ये भी कोई हमारी ऑब्लिगेशन थी? हमने एक रास्ता दे दिया, अगर कोई इस्तेफादा नहीं करता उससे तो बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए थी? जी, ये भी एक ऑप्शन थी, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने समझा कि हम इजाफी स्टेप ले लें ताकि हमारी कंप्लायंस की एविडेंस मजीद डॉक्यूमेंट हो जाए कि हमने जो राइट ऑफ एक्सेस देना था उसको, जिसके बारे में जजमेंट की कुछ और पैराग्राफ्स में डिस्कशन है, वो मामला भी रिजॉल्व हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये एडिशनल कॉशन है जिसकी बुनियाद पर ये फैसला शायद किया गया होगा कि यूं किया जाए और उससे फिर कहा जाए जितना कोर्ट हमारी तरफ सब मुख्तलिफ कोर्ट अपॉइंट करता है वो कर सकता है, ताकि वो वकील पे जाकर इससे इंस्ट्रक्शंस ले ले कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारे बिहाफ पे रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से मेरा ख्याल है इंडिया को भी ये एक लेजिस्लेटिव ऑफर है, यानी कानून साजी के अमल के थ्रू इंडिया की रियासत को ये ऑफर कर दी गई है कि वो अगर फाइल करना चाहें तो फाइल कर सकते हैं। और ऑल्दो कि इसमें मामलात की नेचर ये है कि इसके अलावा भी लीगल प्रोसेसेस मौजूद, एक सेपरेट FIR कटी हुई है, FIR नंबर 6 जो पाकिस्तान ने सबमिट की है ICJ के रिकॉर्ड पर, जिसमें यादेव ने जो धमाकों का एतराफ किया है, स्पॉन्सरिंग ऑफ टेररिज्म का, बाकी मामलात का, उनको ऑर्गेनाइज करने का तफ्तीश जो है वो अभी बाकी है या शायद मुकम्मल हो रही हो, लेकिन बहरहाल वो भी रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं कि किस तरह ये इंडिया का नुमाइंदे के तौर पर और इंडियन इंटरवेंशन की सिंबल के तौर पर पाकिस्तान में मौजूद है, और जो ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन है उसका ये सिंबल है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सूफी साहब। तो फिर क्या इंडिया को इस बात की भी इजाजत दे देनी चाहिए कि वो अपना वकील मुकर्रर कर सके? यानी इंडिया जो है किसी इंडियन को वकील मुकर्रर कर सके, तो इसकी भी इजाजत दे देनी चाहिए फिर क्या? नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे बाहर के रूल्स में ये परमिशन नहीं है कि फॉरेन वकील पाकिस्तान की अदालतों में पेश हों। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया जी सूफी साहब आपके वक्त का। शामी साहब, ये तो वाज़ेह हो गया ना कि काउंसलर एक्सेस के साथ अपील का हक था, वो दोनों चीज़ें तो होगी, इसके अलावा कोई बार नहीं है और इसीलिए ये ऑर्डिनेंस जो वो पेश किया गया। लेकिन आपकी बात बड़ी अहम थी कि ये चूँकि एक रियासती सतह के अहम तरीन मामला खारजा पॉलिसी से जुड़ा हुआ, तो इस पर सियासत की बजाय बेहतर होता कि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाता, ताकि आज ये तनकीद ईवान पे ऑन एयर ना हमें सुनने को और देखने को मिलती। एक और बड़ा अहम मामला है सर, वो नैब के हवाले से है, और पहले तो
जस्टिस मकबूल बाकर की जजमेंट थी जिसकी वजह से खबरों में थी नैब। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक बेंच है, उसके कुछ रिमार्क्स हैं नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से। मैं उस मौजू पर आ रहा हूँ। उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर का ज़िम्मेदार नैब है और नैब में तफ्तीश का मयार जांचने का कोई निज़ाम नहीं है। नक़ाइस से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है और रेफरेंस दायर करने के बाद नैब अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है। यही नहीं बल्कि जो गिरफ्तारियों पर सवाल भी उठाया जो तफ्तीश से पहले की जाती हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब ब्यूरो को 1 माह में रूल्स बनाकर पेश करने का हुक्म दिया, जो नैब रूल्स में ऑर्डिनेंस में 34 की नंबर शिक है उसकी रोशनी में। और फिर 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम का जो हवाला था पिछली समात के दौरान, उस पर भी आज कहा गया कि कैबिनेट की अप्रूवल इसमें ली जाए। लेकिन वजारत कानून का जो आज जवाब था उसमें बताया गया कि 120 नई अदालतों के क़याम में माली मसाइल का सामना है। राजा मोहसिन एजाज साहब सुप्रीम कोर्ट की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जिन्होंने आज इस केस को कवर किया, उनसे हम बात करते हैं। लेकिन शामी साहब, आप ये देखिए ना कि ये नैब किसी और वजह से ख़बरों में नहीं है, मुल्क की आला तरीन अदलिया खुद रिमार्क्स दे रही है और ख़ुद फैसले लिख रही है, इसलिए बार बार वो ज़ेर बहस आ रहे हैं। तो यूँ लग रहा है जैसे नैब रूल्स के ऊपर, नई अदालतों के ऊपर और नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो है वो उसकी यकसुई हो चुकी है। अब देखिए, ज़रूरत तो इस बात की है कि नैब के लॉ का, उसकी कारकर्दगी का एक कॉम्प्रिहेंसिव जायज़ा लेकर एक आला तरीन अदालत जो है एक वाज़े अहकामात जारी कर दे। अदालतों के फैसले सादर होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी एक बड़ा अहम फैसला लिख चुके हैं, इरशाद कर चुके हैं। उसमें भी जो बेल का मामला है उसको उस पर बड़ी तफसील से बहस की गई थी। कोर्ट में भी कई मुकदमात में ये मामले ज़ेर बहस आते हैं। अभी भी जो डिवीजन बेंच का फैसला है और जिसमें एक पूरा जायजा लिया गया है, 87 सफ़हात का फैसला है, एक तारीख डिस्कस की गई है, उसमें भी देखिए कोई वाज़े अहकामात नहीं दिए गए नैब को। एक कोई कि भाई आपने गिरफ्तारी किस तरह करनी है, जो नैब के मुल्ज़म है उनकी बेल क़बल गिरफ्तारी कैसे होगी, बाद गिरफ्तारी कैसे होगी, ये अदालत कर सकती थी और कर सकती है। क्योंकि जो पाकिस्तान का दस्तूर है वो जब आपको 184(3) के तहत आपको मफादे आमा के हर मामले को आप डिस्कस करते हैं, तो फिर नैब के ऑर्डिनेंस का जायजा क्यों नहीं ले सकते। और आप देखिए कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन है, नैब की जो अदालतें हैं, उनकी जो तादाद है, ये और फिर अभी तक कवायद और ज़वाबत नहीं बने। कवायद और ज़वाबत एक नाम नहाद SOPs बनाए गए थे, उनकी खुद नैब ने खिलाफ वर्जी कर दी। उन्होंने कहा 21 साल से रहमान साहब के मुकदमे में 21 साल से कहा गया कि नैब के रूल्स नहीं बने। SOPs तो अब बने थे ना, चंद कुछ अर्सा पहले उनकी खिलाफ वर्जी हो गई। जब से नैब बना है कवायद और ज़वाबत नहीं बनाए गए, क्योंकि जो नैब के चेयरमैन होते हैं वो अपने ऊपर कोई कदगन नहीं लगाते, अपने लिए कोई बनाते। नतीजा उस जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जो चाहें फैसला कर सकते हैं। तो कवायद और ज़वाबत जब बनते हैं, हर कानून के तहत रूल्स बनते हैं, और रूल्स जो हैं फिर वो आपको आपके लिए एक दायरा कार मुतय्यन करते हैं। तो नैब ब्रेक आ गई है, मैं जरा उससे पहले मोहसिन एजाज साहब से डिटेल नहीं है। ठीक, मोहसिन साहब आप बताइएगा, ये लाखड़ा पावर प्लांट था प्रॉबेबली जिस केस में आज ये रिमार्क्स आए, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई और वजारत कानून और नैब की जानिब से क्या जवाब दिया गया इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि काबीना से 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी ली जाए और सेक्रेटरी कानून काबीना से मंजूरी लेकर 1 माह में जजेस की तैनाती का अमल शुरू करें, और इसके साथ साथ नई एहतसाब अदालतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी हुक्म दिया गया है। इसी समात के दौरान ये इंकशाफ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि 21 साल से नैब के रूल्स ही नहीं हैं, और इस सिलसिले में भी अदालत ने नैब को 1
माह में रूल्स बनाकर पेश करने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि रूल्स नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 34 के तहत बनाए जाएं, क्योंकि नैब के एसओपीज रूल्स का किसी भी सूरत मुतबादल नहीं हो सकते। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तारियों पर भी सवालात उठाए हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तार करने की किसी को क्या मंतक है, अगर मुल्जिम तफ्तीश में जवाब ना दे तो गिरफ्तारी समझ में आती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिला वजह गिरफ्तारियों से अदालतों पर बोझ पड़ता है और इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया कि तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तारियों का जो मामला है उसको चेयरमैन नैब के नोटिस में वो लाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत, ओपोजिशन, मीडिया सभी नैब के पीछे पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार भी आज की समाअत में एक दफा फिर नैब को करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि नैब तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत ही नहीं है। अदालत ने चेयरमैन नैब से इस केस में तफ्तीशी टीम को तब्दील करने का हुक्म भी दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया कि नैब में तफ्तीश का मेयार जांचने का भी कोई निजाम नहीं है। नकाइज से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है और रेफरेंस दायर करने के बाद नैब अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है और जब ऐसी गलतियों से भरपूर ऐसे रेफरेंस अदालत में आते हैं तो फिर अदालत को उस पर फैसला करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का आगाज ही नैब ऑफिस से होता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो रूल्स अभी तक नहीं बनाए गए वो 1 माह में बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किए जाएं और इस सिलसिले में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो आज नैब की जानिब से अदालत में मौजूद थे उनको ये कहा गया। पाकिस्तान ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि कानूनी पहलुओं का नैब के तफ्तीशी अफसरान को पता ही नहीं होता, सालों तहकीकात चलती रहती हैं, लोग और तमाम अरसे के दौरान नैब में फंस जाते हैं और इसके जो मामला पूरे जो जितने भी केसेस हैं 30 दिन में एक फैसला होने के बजाय 30 साल तक वो नैब के चक्कर लगाते रहते हैं या उसी जो गोरख धंधा है उसी में उन्हें फंसा लिया जाता है। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि नैब के रेफरेंस की बुनियाद ही अक्सर देखा गया है कि वो गलत होती है, रेफरेंस में क्वालिटी नहीं होती। नैब एक रेफरेंस होता है और उसमें 50 गवाह बना लेता है। उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि सजा दिलवाने के लिए क्वालिटी का एक ही गवाह काफी होता है, लेकिन नैब इसके बरक्स काम करता दिखाई देता है। और उन्होंने जो तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तारियां थी उस सिलसिले में भी कहा है कि नैब जो है वो इस मामले को भी देखे, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि वो चेयरमैन नैब के नोटिस में इस अहम मामले को भी लाएंगे। ठीक मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। देखें ना, वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब कह रहे थे कि मीडिया भी इस पर बहस करता है, लेकिन ये तो मुल्क की आला तरीन अदालत जब इस मामले पर नोटिस लेगी और बात करेगी तो वो नशर करना तो हमारे पे फ़र्ज़ है। शामी साहब देखें, एक और मसला था कि 120 अदालतों का जिक्र हमने पहले भी प्रोग्राम में किया और आपने तब भी कहा था कि माली मसाइल दरपेश होंगे। आज वजारत कानून की रिपोर्ट में कहा गया कि 2 अरब 86 करोड़ रुपए सालाना दरकार होंगे। असल में पैसों के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, लोगों को भर्ती करना है, फिर उसी तरीके से प्रोसिक्यूटर्स की तादाद ज्यादा होगी, फिर नैब के अमले में इजाफा दरकार होगा। ये एक बड़ा तफसील तलब मामला है जो कि चंद हफ्ते में नहीं मुमकिन हो सकता। इसके लिए एक तवील प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और एक बात आप ये समझ लीजिए कि नैब की अदालतें बहुत कम हैं जी। कानून कहता है कि 30 दिन में आप फैसला करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है सर कि हर शख्स जो मुल्जम होगा उसको आप ड्यू प्रोसेस देंगे। ड्यू प्रोसेस ये कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है। तो अगर आप ड्यू प्रोसेस में जाएंगे तो फिर अभी आप ब्रेक के बाद बात करता हूँ। चलें, ये देखें ना, 975 मुकदमा ज़ेर इल्तवा एहतसाब अदालतों में 24 हैं। ब्रेक नाज़रीन आ गई। ब्रेक के बाद ज़रा सोशल मीडिया का जिक्र करेंगे। जो इंदिया दिया जा रहा है काबिल एतराज़ मवाद पर यूट्यूब पर बैन का, ये किस कदर नुकसानदेह हो सकता है, क्या बैन ही एक वाहिद हल है? फवाद चौधरी सबसे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, फवाद चौहरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने उनसे डिस्कशन करनी थी, लेकिन नैब का मौजू ज़ेरे बहस था, आप उसे कंक्लूड करना चाह रहे थे। चौहरी साहब भी सुन रहे हैं तो लगे हाथों उनका तबसरा भी ले लेंगे, लेकिन आप फरमाइएगा कि ये फिर चंद हफ्तों के दौरान नए रूल्स, नई अदालतों का क़याम, ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? अपोजिशन जमातें भी पर तोड़ रही हैं कि हाँ जी इस क़वानीन में तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन अमली तौर पर कानून से इदारे तो कुछ नहीं कर रहे। देखिए, ये कानून पूरा जो है तब्दील होना चाहिए और फवाद चौधरी साहब की इस बात से मुझे इत्तफाक है कि एहतसाब का एक ही मरकजी अदारा होना चाहिए। FIA और नैब जो है दोनों को जम कर दिया जाए। देखें, अगर आप एक पैरेलल निज़ाम पूरा बनाना चाहते हैं और नैब ने अपने दायरे को बहुत वसी कर लिया है, एक तो 40 साल पुराने मुकदमे, सिविल नौयत के मुकदमे, मैं बार बार जिक्र करता हूं और मुझे बड़ी तकलीफ होती है जो हमारे भाई मीर शकीलुर रहमान का मुकदमा जो है, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और उसका फैसला आएगा तो फिर हमें दुनिया को पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ। हाई कोर्ट्स में जो हो रहा है, जो ज़ेरी अदालतों में हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को सबका जायजा लेना है और सबके लिए गाइडलाइंस देनी है। और फिर इसी तरीके से नैब जो है ये हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर बैठना चाहिए, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं और मामलात को दुरुस्त करें। ये पैच वर्क से काम नहीं होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सिर्फ चंद अदालतें बना दी जाए, फिर तफ्तीशी अमला भी चाहिए, उसके वसाइल भी चाहिए है ना सर। तो ये सारी 2.86 करोड़ पे का मामला ना मारी जाए। ठीक है चौहरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मौजू तो आपसे एक और भी ज़रा बहस लेके आएंगे आपके सामने, लेकिन इस बात पर भी जो शामी सर ने जहां ख़त्म की, इसको आगे बढ़ाते हुए देखें, एक तो 87 सफ़ात का पहले फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, फिर लाखड़ा पावर प्लांट की तामीर में जो बेज़ाब्तियाँ आई उस दौरान जो आज ऑब्जर्वेशन आई सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आपने सुन ली, देख ली। हल क्या है आपकी दानिश में? क्या वाकई वक्त आन पहुँचा है कि नैब क़वानीन में संजीदगी से नज़रसानी की जाए, और अगर आन पहुंचा तो फिर कानून साज अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन जी बात यह है कि ये वक्त तो हमेशा ही रहता है और पहले भी था, जब मलिक क़य्यूम साहब की और सैफुर रहमान साहब की ऑडियो टेप रिलीज हुई थी, उस वक्त भी वक्त था कि आप उस वक्त संभल जाते। लेकिन बहरहाल अब भी यही बात है कि, और मैं एटलीस्ट को छोड़ दें कि अपोजिशन क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर आपने मुल्क में असूली तौर के ऊपर नैब के ऊपर तो बहुत बात होती है क्योंकि बड़े लोग उसमें मतलब बड़े लोगों के ऊपर केस हैं, असूली तौर के ऊपर तो देखें हमें अपने गरीबों का भी सोचना चाहिए और हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, हमें पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। और ऊपर जिस तरह से शामी साहब ने तो पूरी वो एक्सप्लेन ही कर दिया, मैं हमेशा इस बात का पॉइंट ऑफ व्यू का हामी हूँ कि देखें जब आप 2-2, 3-3 इदारे बना देते हैं, पहले तो समझ नहीं आती किसकी जुरिडिक्शन है किसकी नहीं है, फिर आप उनकी जो वसाइल हैं वो तकसीम हो जाते हैं। आप एक इदारा बनाइए, जिस तरह अमेरिका में FBI है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इंडिया में CBI है, आप एक प्रीमियर जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाइए, उसकी कैपेसिटी बड़ी करें, उसको फोरेंसिक दें, उसको HR अच्छी दें और वो यहाँ पे व्हाइट कॉलर क्राइम जो है उसके ऊपर भी वो कार्रवाई करे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ऐसा निज़ाम वज़ा होना चाहिए। देखें गवर्नमेंट और अपोजिशन 5-5 साल एक दूसरे के पीछे पत्थर लेके नहीं चल सकते, आपको एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाना पड़ता है और उसके ऊपर फिर ये तय होता है कि जी ये इलेक्शन से लोग आए हैं, ये 5 साल रहेंगे या 4 साल रहेंगे, और दूसरे जो है वो उसके बाद जो है वो दूसरा काम वो इलेक्शन होगा और इलेक्शन कमीशन इतना तगड़ा हो कि जब वो इलेक्शन हो तो कोई किसी को कह ना सके कि इस पे धांधली हुई है। ये 2-3-4 जो मिनिमम एजेंडा है उसके ऊपर तो बहरहाल हुकूमत और अपोजिशन को आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ना पड़ेगा। नहीं बढ़ेंगे तो ऐसे ही चल रहा है। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और खुद देख लें हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चौहरी साहब, एक बड़ा अहम मामला है ना मौजूदा सूरत हाल में, वो ये है कि आज वज़ीर आज़म ने एक इजलास बुलाया था जिसमें इंटरनेट का दायरा कार जो है मुल्क भर में फैलाने पर और उसकी यकसा फराहमी पर गौर किया गया। उन्हें ब्रीफ किया गया कि इंटरनेट इस वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है, नौजवानों को तालीम के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए बहुत ज़रूरत है इसकी। तो वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद चाहते हैं डिजिटल पाकिस्तान के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि यूट्यूब बंद करने का इंदिया दिया जा रहा है क्योंकि अदालत ने कल इस्तफसार किया कि FIA और PTI ने क्या ये देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है।
हर कोई चाचा मामा बनकर बैठ गया है, हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हमारे ख़ानदानों को नहीं बख्शा जा रहा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। कई ममालिक में सोशल मीडिया को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। ये ऑब्जर्वेशंस अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन क्या यूट्यूब या ऐसी एप्लीकेशंस पर अगर ऐसा मवाद आता है जो काबिल एतराज़ है तो उसका वाहिद हल बैन करना है उस एप्लीकेशन को? लेकिन ये पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर है हमें बड़ा एहतराम है, और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी मुझे लगता है कि थोड़ी मीडिया में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट हुई है। उसके बैकग्राउंड में कोई और जो है वो एक गुफ्तगू के दौरान बात हुई, कोई इस तरह का मेरा नहीं ख्याल के वो बात बाद में हुई। लेकिन बहरहाल इशू ये है कि देखिए ये हमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि ये जो यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, ये दुनिया की जाइंट्स हैं। दुनिया के कई मुल्कों के बजट मिला के इनका बजट है। सही। सो ये एक तब्दील शुदा जो नई दुनिया है उसकी ये लीडर्स हैं। अब आप ये कर लें कि आप इनको जब बैन कर दें, इनको खत्म कर दें, तो उसका नतीजा ये होगा कि आप उनको बहुत बड़ी उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो एक टेक इंडस्ट्री से रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जब ये लोग अपने ऑफिस यहाँ नहीं बनाते, हमारे लड़कों से, लड़कियों से, नौजवान जो है उनसे बिजनेस नहीं करेंगे, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी एप्स को कहाँ बेचेंगे, कहाँ डिस्प्ले करेंगे? जाहिर है वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। फिर यूट्यूब को अगर आप देखें तो अभी हजारों जर्नलिस्ट जो बेरोजगार हुए, हमारे सैकड़ों यहाँ पे जो लोग मीडिया से निकले, उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिए। एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान इज वन ऑफ द मेजर अर्नर थ्रू यूट्यूब, और बहुत लोग जो हैं वो उससे पैसा बना रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है सुप्रीम कोर्ट की कि ये जो इसके ऊपर कंटेंट है उसकी कोई ना कोई शेयरिंग होनी चाहिए। अब देखिए वहाँ दो तीन चीजें हैं। एक है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंटेंट है जो नहीं होना चाहिए, मसलन चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इसी तरीके से हेट स्पीच है। इसके लिए आप उनके साथ बैठते हैं और बैठ के आप उनको बताते हैं कि ये हुआ है, इस तरह से उनको खत्म करना चाहिए, और वो आपके साथ ताउन करेंगे। दूसरा जो बात यह है कि जो लोग आपके अपने लोग जो है वो अगर इसको वायलेट करते हैं तो फिर FIA की कैपेसिटी बनाए ना कि अपने लोगों को जो है वो ठीक कर सके। ये चौधरी साहब इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। शाम साहब ये देखिएगा कि जहाँ चौधरी साहब ने ये बात ख़त्म की ना, 1,51,000 ऐसी क्यूरीज थी जो लोकली यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने डील की पाकिस्तान से रिलेटेड कि ये कम्युनिटी रूल्स की वायलेशंस हैं, और स्ट्राइक डाउन की उन वीडियोस को, उस कंटेंट को जो उनके अपने पैरामीटर्स के खिलाफ निकला, और उसे उन्होंने स्ट्राइक डाउन करके बंद किया। और टिकटॉक ने को 3 लाख। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से वेरियस जो कंप्लेंट्स थी उनकी बुनियाद पर कोई 1,000-1,500 के करीब ऐसा मवाद था जिसको फिर उनको सुनने के बाद यूट्यूब ने उसे भी टेक ऑफ किया। तो यानी अगर ये उनके कम्युनिटी रूल्स को और हमारे जो मसाइल हैं उनको सामने रखते हुए इफ़ेक्टिव अगर मॉनिटरिंग या ओवरसाइट हो तो यकीनी बनाया जा सकता है कि ऐसा मवाद ऑन एयर ना जाए जो वाकई काबिल एतराज़ है या जिससे आइन की कानून की खिलाफ वर्जी होती है। तो इस पर क्यों नहीं गौर हो रहा और इस पर ही क्यों बात हो रही है कि जी बंद ही कर देना चाहिए, यही वाहिद हल है? फवाद साहब। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में इशू ये है कि देखिए जो साइबर क्राइम विंग है FIA की, 6 वजीरों के खिलाफ फतवा आ गया कि ये काफिर है, उनके खिलाफ वो पर्चा तक दर्ज नहीं कर सके। रोज यहाँ के ऊपर हमारे अपने लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एक सो मोटो लिया हुआ है, और बिल्कुल सही सो मोटो लिया हुआ है। लोग आते हैं, वो दुनिया जहान की जो है वो वहाँ के ऊपर जो है वो आपको हेट स्पीच करेंगे, हमारे इदारे बैठे मुंह देखते रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमें एक ये देखे इंटरनेट हो, ये ऐप हो, ये तो एक लाइब्रेरी की तरह है। अगर लाइब्रेरी में अच्छी किताबें भी हैं, बुरी किताबें भी हैं। अब अगर हमें कुछ किताबें पसंद नहीं है तो क्या हम लाइब्रेरी चला दें? जाहिर है वो तो हमें नहीं करना चाहिए। हमें तो कंट्रोल करना है, अपने इदारों की कैपेसिटी बनानी है कि जो हमारे लोग बैठ के हमारे लॉ की वो वायलेशन करते हैं और इंटरनेशनल लॉज की वो वायलेशन करते हैं। खूबसूरत आप बात करें, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, करना किसने? हुकूमत तो आपकी है। फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। मेरा तो जो काम है आपको पता है, मैं तो कर ही रहा हूँ। शामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शामी साहब ये बताइए कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे चैनल्स बनाते हैं, आया इसकी कोई इनकी कोई रजिस्ट्रेशन का मामला भी हो सकता है? इस पे कोई एतराज़ होगा यूट्यूब वालों को अगर कोई आप इनको रजिस्टर करें तो? नहीं,
इस पर कोई एतराज नहीं होगा कि ये तो देखिए जब रूल्स बनाए थे आपको याद होगा उस वक्त आपने भी मेरी इतनी क्लास ली जब मैं कह रहा था PMRA बनाते हैं और उसमें ये सोशल मीडिया, अखबार और टीवी जो है उसका एक अथॉरिटी होनी चाहिए और हम उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें और वो रेगुलेट करें और ये रेगुलेशंस होनी चाहिए। उस वक्त जो है वो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके। अब हमारी अपनी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, पेमरा है तो उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, हमारा जो प्रेस काउंसिल है उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, PTA है उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। तो जब तक हम ये फिर वही बात अजमल वाली बात आ जाएगी कि ये अब इनकी कैपेसिटीज जो है वो बनाना फिर अब वो काम है, वो अब अगर कैपेसिटी नहीं बना रहे तो जाहिर है फिर हम हर चीज बंद करके तो नहीं दुनिया चल सकती, ना मुल्क चल सकता। सर जो साहब जाते जाते साइंस का इल्म है नहीं आपको, खुद आप साइंस का इमाम बन जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मुफ्ती साहब कह रहे थे। क्या आपने चांद की बहस छेड़ रखी है सर? कोई इसका हल निकालना नहीं, मगर चांद तो सब चांद जो है, चांद ने तो आपके हक में शहादत दे दी है मेरा ख्याल, अच्छा खासा मोटा ताजा चांद निकला है। बस शामी साहब आप आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप आइए, मुनीबुर रहमान साहब भी हमारे तो खैर बुजुर्ग हैं, एहतराम है हमारा उनका, वो गुस्से में हो या जो मर्जी हो। बात यह है कि मैं तो सिर्फ उनसे ये कहता हूँ कि आप बैठ के किसी वक्त हमसे समझें कि ये हम कह क्यों रहे हैं कि ये बड़ा आसान है बताना और इसमें आपको बहुत बड़ा कोई इशू इन्वॉल्व नहीं रह गया। देखिए ये सिर्फ एक दलील मैं शामी साहब मानने को तैयार नहीं हूँ और मुझे उम्मीद है शामी साहब भी ये बात नहीं मानेंगे कि साइंस का और टेक्नोलॉजी का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात देखें, ये हम तो वो मानते हैं कि तमाम जो मज़ाहिब हैं उनका माखज़ कुरान पाक है और जो मजहब जो है वो शुरू ही इकरा से करे अपनी तालीम का और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वज़ारत मज़हबी अमूर को कहें कि एक बड़ी मीटिंग बुला ले और हमारे सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, वो हर मामले पे ये मीटिंग बुलाते हैं, कोरोना के मामले में बार बार उलमा को इकट्ठे करते हैं, तो फिर आप चांद के मामले में आपको और उनको इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते? ये कार खैर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कर लें। हाँ, ये डॉक्टर साहब को वाकई मैंने नहीं कहा कि वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। चले उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई बैठक होगी जहां आप और मुफ्ती साहब इकट्ठे बैठे होंगे, बड़ा नज़ारा होगा, देखने के काबिल होगा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। शाम से ब्रेक आ गया प्रोग्राम में। आज के लिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.